स्वागत है आप सभी का डीएलएड क्लासेस में। और आज के क्लास में हम लोग F1 के आगे चैप्टर को पढ़ेंगे। इकाई फर्स्ट हमारा चल रहा है और इकाई फर्स्ट में पहले क्लास से हम लोगों ने एक टॉपिक फर्स्ट और टॉपिक सेकंड को क्लियर कर लिया था। 2 टॉपिक अभी और बचा हुआ है और आज हम लोग बुक से उन दोनों बचे हुए टॉपिक्स को क्लियर करेंगे। पहले क्लास में मैंने नोट्स बनाया था। नोट्स इसलिए बनाया था ताकि आपका सीटेट भी क्लियर हो। ठीक है, मेरा यह उद्देश्य है कि आप 2 साल जब डीएलएड पढ़ लोगे तो फिर आपको सीटेट के लिए अलग से क्लास ना करनी पड़े। तो इसके लिए मैंने जितने भी चैप्टर हैं जो आपको डीएलएड में पढ़ने हैं उनका जिन जिन चैप्टर से टैगिंग रहेगा तो उसके लिए मैं अलग नोट्स ला करके पढ़ा दूंगा, जिससे ये फ़ायदा होगा आपको कि आपका डीएलएड के साथ साथ सीटेट भी कंप्लीट होते चलेगा। और आपको एक काम करना है, यहाँ पे काम ये करना है कि आपको समझ लेना है कि सीटेट का सिलेबस क्या होता है। तो सीटेट के सिलेबस को समझने के लिए आपको मेरे दूसरे जो चैनल है जिस पे मैं सीटेट की तैयारी कराता हूँ, टीम समर हिल सीटेट क्लासेस, तो उस पे जाकर के आप सीटेट के बारे में समझ सकते हो। वीडियो बनाया हुआ है कि सीटेट की तैयारी कैसे करेंगे और सीटेट का सिलेबस क्या होता है। सीटेट में 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकेंड। यदि आप इंटरमीडिएट पास हो और आप डीएलएड कर लेते हो तो आप पेपर फर्स्ट यानी कि 1 to 5 क्लास के टीचर बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हो और आपको सीटेट के पेपर फर्स्ट में बैठने का मौका मिलेगा। और यदि आप ग्रेजुएट हो प्लस डीएलएड हो तब आपको दोनों ही पेपर में बैठने का मौका मिलेगा। आप दोनों ही पेपर को निकाल करके जिसमें वैकेंसी आएगी, जहाँ पे आपका चांस बनेगा, आप कहीं भी जॉब प्राप्त कर सकते हो। इसके अलावा कुछ और सवाल पूछे गए हैं, जैसे कि डीएलएड में हॉस्टल की क्या सुविधा है। तो ऐसा है कि बहुत सारे जगहों पे हॉस्टल उपलब्ध हो चुका है और कुछ जगहों पे अभी तक हॉस्टल की सुविधा शुरू नहीं की गई है। जहाँ पे हॉस्टल की सुविधा है वहाँ की जो वास्तविक शुल्क उसका जो वास्तविक शुल्क है हॉस्टल का वो 4,000 रुपये प्रति वर्ष का है। तो आप बहुत ही कम शुल्क में साल भर रख सकते हो, है ना। 1 साल का 4,000 रुपये शुल्क है। और बहुत सारे डाइट्स में जो नए डाइट्स बने हैं वहाँ काफ़ी अच्छी फैसिलिटी है। हॉस्टल के लिए काफ़ी अच्छे कमरे मिलेंगे आपको और सारी चीज़ की सुविधा मिल जाएगी। तो इससे बेहतर तो और कुछ नहीं हो सकता है। आपको डीएलएड से संबंधित और भी कुछ सवाल होंगे तो आप हमें कमेंट करें, उन सवालों के जवाब भी मैं देता चलूँगा। तो शुरू करेंगे, क्लास की ओर बढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख रहे हो स्क्रीन पर, शिक्षा के परिप्रेक्ष्य भाग 1 प्रथम सत्र है। ये आप लोगों का बुक है जिसे मैंने प्रोवाइड कराया है। और यदि आप लोगों ने अभी तक बुक परचेज नहीं किया है तो आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेथड से परचेज कर सकते हो। इसके ऊपर अलग से क्लासेस अलग से मैंने वीडियो भी बना दिया है कि आप बुक कैसे ले सकते हो। तो आप यदि बुक बाय करना चाहते हो तो कर सकते हो। वैसे हम लोग क्लास में शुरू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है बच्चे तथा बचपन की अवधारणा, ऐतिहासिक समझ। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात और बताता चलूँ कि आपको बुक्स कैसे पढ़नी है। आपने पीडीएफ में बुक्स में परचेज कर लिया है, आपके पास पीडीएफ में बुक आ गए हैं। अब आपको बुक पढ़ने का तरीका क्या है ये मैं बताता चलूँ। जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हो कि बच्चे तथा बचपन की अवधारणा, ऐतिहासिक समझ, ये महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो इस टॉपिक को मुझे हाईलाइट करना है। तो हाईलाइट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार से टैप करके थोड़ा देर रखेंगे। अब यहाँ सिलेक्शन का ऑप्शन आ जाएगा, आप जितना दूर चाहो सिलेक्ट कर लो। सिलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिख रहा कॉपी, हाईलाइट, स्ट्राइक थ्रू, अंडरलाइन। यदि आप इसको अंडरलाइन करना चाहते हो तो अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे, लेकिन मुझे हाईलाइट करना है तो हाईलाइट पे क्लिक करूँगा और ये हाईलाइट हो जाएगा। इसका कलर अगर चेंज करना है तो एक बार फिर से इस पर टैप करेंगे और यहाँ पे आप देख रहे हो कलर का ऑप्शन आया हुआ है। यहाँ पे मैं रेड कलर का करना चाहता हूँ तो रेड पे क्लिक करके फिर यहाँ क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पे यह जो हाइलाइटर है वो रेड कलर का हो गया। अब जब हम लोग पढ़ेंगे तो कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट लाइन होंगे जिसे अंडरलाइन किया जा सकता है, जिस पर हाइलाइटर चलाया जा सकता है। साथ ही साथ यदि आप कुछ ऐड करना चाहते हो, नोट करना चाहते हो तो नोट करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो इस प्रकार से आप जब पीडीएफ नोट्स को पढ़ोगे हाइलाइटर वगैरह लगा करके
फिर बाद में जब भी आप ओपन करोगे तो आपके सामने वे सारे नोट्स जो है उपलब्ध रहेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि जितने भी इम्पोर्टेंट पैराग्राफ्स हैं या पैराग्राफ या इसके अलावा जो पंक्तियाँ हैं उसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। इससे सुविधा होती है कि जब भी मुझे पढ़ना होगा तो सीधे इस प्रकार के जो हाइलाइटर होंगे वहाँ पे हमारा ध्यान आ जाएगा, है ना, और हम इसे आसानी से पढ़ पाएंगे। तो इस प्रकार से पढ़ने का तरीका होता है पीडीएफ बुक का। अब हम लोग इस टॉपिक को पढ़ेंगे और समझेंगे कि इसमें क्या समझाने का प्रयास किया जा रहा है। तो देखिए, मानव समाज के विकास का अपना एक लंबा अतीत रहा है, यानी कि इतिहास रहा है, जिसे हम विशेष रूप से इतिहास के माध्यम से समझते हैं। हम यह जानते हैं कि इतिहास के विभिन्न कालखंडों में विभिन्न सभ्यताओं व संस्कृतियों से संबंधित समुदायों का उद्भव व विकास होता रहता है। स्पष्ट है कि उन समुदायों के अस्तित्व में उन बच्चों का अस्तित्व भी समाहित है जिन्होंने भविष्य में उन समुदायों को आगे बढ़ाया होगा। बच्चे ही आगे चल कर के बड़े होते हैं और फिर उस समुदाय को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी, उस समाज को आगे ले जाने की जिम्मेदारी उन्हीं बच्चों पे होती है। तो बचपन का महत्व हर समाज में रहा है। अतीत में बच्चों की भूमिका इतनी अहम होने के बावजूद ऐसा प्रतीत होता है कि हमने अपने इतिहास के अध्ययन में इसे कभी भी ज़्यादा महत्व नहीं दिया है। आप लोगों ने कभी इतिहास की किताब में बच्चों के बारे में पढ़ा कि किसी भी कालखंड में बच्चों की क्या स्थिति थी? हम लोगों ने नहीं पढ़ा है। इतिहास में ऐसा पढ़ाया नहीं जाता है। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? तो महत्वपूर्ण लड़ाइयों के बारे में, वहाँ की संस्कृति के बारे में, वहाँ के जनजीवन के बारे में, बचपन के बारे में किसी भी सिलेबस में नहीं बताया गया है। लेकिन बच्चों के मामले पर इतिहास के ऐसे चुप रहने अथवा उत्साही साक्ष्य न मिलने का निष्कर्ष यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि अतीत में विकसित समुदाय अपने बच्चों के प्रति संवेदनशील नहीं थे। आज के काल में बच्चों का जो स्वरूप विद्यमान है यह कहीं न कहीं अपने अतीत में हुए विकास का भी द्योतक है। अतः बच्चों के बचपन की संकल्पना को ऐतिहासिक दृष्टिकोण से देखना भी अति महत्वपूर्ण है। आज हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर ज़्यादा फोकस रहता है। एनईपी 2020 आया, इसमें ईसीसीई का कॉन्सेप्ट लाया गया है। ईसीसी के अनुसार, जिसे हम लोग अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन कहते हैं, इसमें प्ले स्कूल का प्रावधान किया गया है। प्ले स्कूल पहले भी था लेकिन अब उसे ज़्यादा पुख्ता करने पे जोर दिया गया है। 3 से 6 वर्ष की जो आयु सीमा होती है, इस आयु सीमा में बच्चों के ऊपर विशेष फोकस देने की बात कही गई है एनईपी 2020 में। तो आज हम लोग देख रहे हैं कि बच्चों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। तो क्या ऐतिहासिक दृष्टिकोण से हमें देखना है कि हमारे अतीत में बच्चों का क्या महत्व था, उनके ऊपर कितना फोकस था समाज का। बच्चों के बचपन को ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में देखने पर स्वतः ही कई सवाल उठते हैं, जैसे अतीत के समुदाय में बच्चों के बचपन की क्या अवधारणाएं रही होंगी, किस प्रकार की संकल्पना, बच्चों की छवि तथा परिवार के नज़रिए से सदी दर सदी बदलाव आते रहे हैं। तो इसी संदर्भ में यहाँ पे जो महत्वपूर्ण पैराग्राफ है उसे आप देखेंगे। हमें पूरी पंक्ति नहीं पढ़नी, अगर पूरी पंक्ति पढ़ेंगे तो काफ़ी लंबा वीडियो बन जाएगा। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसे पढ़नी है। एक जैविक अवधारणा बच्चा मात्र जैविक प्राणी के रूप में सामाजिक अवधारणा में तब्दील हो रही है कि बच्चा सिर्फ जैविक छोटा प्राणी मात्र नहीं है जो कि बड़े का एक छोटा संस्करण हो, उसका अलग व्यक्तित्व है। प्लेटो ने 2 सहस्राब्दी पहले कहा था, सहस्राब्दी का मतलब 2000 साल पहले कहा था कि बच्चा दरअसल बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। आप इसे याद रखोगे, काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है और इससे संबंधित सवाल भी डीएलएड में पूछे गए हैं। यह कथन ही दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और इसके ऊपर व्याख्या करने के लिए कहेगा कि बच्चा बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। आप इस कथन से कहाँ तक सहमत हो, यह कथन किसका है, यह भी पूछा जाएगा। तो यह संदर्भ आपको याद रखना है कि प्लेटो ने यह बात कही थी।
प्लेटो एक महान दार्शनिक थे यूनान के। उन्होंने यह बात कही है कि बच्चा जो है वह बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। जैसे अगर हमारे बीच कोई विदेशी आ जाए तो हम उसकी भाषा को समझ पाएंगे? नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि हम उसकी भाषा से अवगत नहीं हैं और ना ही वह विदेशी हमारी भाषा से अवगत है। अब वह विदेशी किस प्रकार से हमारी भाषा को समझने का प्रयास करेगा और हम उसकी भाषा को समझने का प्रयास करेंगे, आप इसकी कल्पना करो और एक बच्चे से तुलना करो कि जब कोई बच्चा, छोटा सा बच्चा है, उसके सामने आप जाते हो, उसकी भाषा को आप नहीं समझ पा रहे हो, आपकी भाषा को वह नहीं समझ पा रहा है, लेकिन हाव भाव से उसका अर्थ निकाला जा सकता है कि बच्चे की क्या इच्छा हो रही है, बच्चा क्या चाह रहा है ना। उसी प्रकार से बच्चा भी आपको समझने का प्रयास करता है। तो प्लेटो ने कहा था कि बच्चा जो है वह बड़ों के बीच एक विदेशी की तरह होता है। जैसे आप किसी विदेशी से जिसकी भाषा आपको ना आती हो, जब बात करते हैं तो आपको मालूम होता है कि मेरी कई बात वो ठीक से नहीं समझेगा, कोई नहीं समझेगा या गलत समझेगा। और जब वो कुछ बोलता है अपनी भाषा में बोलता है और हमको उसकी भाषा नहीं आती है, तो हम भी उसकी बात नहीं समझ पाते हैं, है ना। तो प्लेटो ने जरूर इस रूपक को यह सब सोच समझ करके रखा होगा कि जब बच्चों से लोग बात करते हैं तो केवल इस कारण कि ये बच्चा मनुष्य जैसा दिखता है, यह ना सोचे कि ये मेरी बात को समझेगा और मैं इसकी बात को समझूंगा। उनके बीच में ये गुंजाइश रहे कि वे दोनों ही एक दूसरे की बात नहीं समझ सकते हैं। संप्रेषण का एक बहुत बड़ा क्षेत्र रहेगा जो अंधेरे में रहेगा, है ना। क्योंकि जब दो लोग आपस में एक दूसरे की बात नहीं समझ पाएंगे तो संप्रेषण वहाँ क्या हो जाएगा, कम्युनिकेशन गैप हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ों को हम उसकी बात को नहीं समझ पाएंगे और वो हमारी बात को नहीं समझ पाएगा। सूरदास, जिन्होंने श्री कृष्ण के बारे में बहुत अच्छा वर्णन किया है, तो उसके बारे में भी कहा गया है कि शूर के शब्दों पर विचार करें, जिन्होंने अपने पदों के जरिए बच्चों की झूठ बोलने की प्रवृत्ति पर, बहाने बनाने, छिपाने की प्रवृत्ति पर विचार किया था और यशोदा को एक ऐसी माँ के रूप में स्थापित किया जो ये सब सहन करती है और बहाना सुन के कहती नहीं है कि मुझे पता है कि ये तुम्हारा बहाना है, बल्कि बच्चे को गले से लगा लेती है। तो सूर वहाँ पर कौन सा रूपक रच रहे थे? वो यही रूपक रच रहे थे कि बच्चों की दुनिया में लोकपाल बनने की कोशिश ना की जाए, उनका बचपन सहज स्वाभाविक रूप से रहने दिया जाए। ऐसा होता है ना कि हम बच्चों को वयस्क की तरह ट्रीट करते हैं, हम ये अपेक्षा करते हैं कि हम जो कहें बच्चे वही करें, जबकि होता ऐसा नहीं है। और यही मिसकॉन्सेप्शन है जिसे समझना जरूरी है। बच्चों को उनके छिपने की जगह दीजिए, उनको बहाना बनाने की जगह दीजिए, उनको अपनी कल्पना की दुनिया में रहने का मौका दीजिए। इसको लेकर अनेक परंपराएं हैं, लोक आख्यान है, कोई कमी नहीं है। तो यहाँ पे कुछ क्रियाकलाप भी दिए हुए हैं, ये सारे क्रियाकलाप आप कर भी सकते हो अपने समझ को और बेहतर बनाने के लिए। विचारकों के अनुसार प्राचीन मानव समाज में बच्चे को एक स्वतंत्र सामाजिक प्राणी की श्रेणी में नहीं रखा जाता था और आज भी यह मत किसी न किसी रूप में विद्यमान है। कई मनोवैज्ञानिकों का यह भी विश्लेषण है कि हमारे समाज में शैशव की अवधारणा तो है लेकिन बचपन की नहीं है और किशोरावस्था की तो लगभग नहीं के बराबर है। अब ये कौन सी बात है, इस बात को समझें। हमारे समाज में शैशव की अवधारणा है, यानी कि शैशवावस्था है, जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की अवस्था है, उसकी अवधारणा है। उस दौरान हम बच्चे का केयर करते हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन जब वह बाल्यावस्था में प्रवेश करता है तब हम अपेक्षा करने लगते हैं कि हम जो कहें वो बच्चा करे। ठीक है, उसे बैठने के लिए कहें तो बैठे, उसे चलने के लिए कहें तो चले, उसे बोलने के लिए कहें तो बोले। इस प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारी उसके ऊपर थोपने लगते हैं, हम आदेश उसके ऊपर थोपने लगते हैं। तो इसी को कहा जा रहा है कि हमारे समाज में बचपन की अवधारणा नहीं है, किशोरावस्था की तो लगभग नहीं है। जब किशोरावस्था में बच्चा पहुंच जाता है तब तो हम लोग और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाते हैं उसको लेकर के। तो इसी बात को कहा जा रहा है
बच्चे के 3-4 साल की आयु बीतने के बाद से हमारे समाज तथा परिवार में उससे की जाने वाली अपेक्षाएं दरअसल उसे वयस्क बनाने की तैयारी रही है और बचपन की संकल्पना को यहाँ कभी स्वीकार नहीं किया गया। बच्चों को स्वतंत्रता नहीं दी गई है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि हड़प्पा सभ्यता में इस प्रकार के कुछ खिलौने पाए गए हैं। आप इन्हें देख करके क्या अनुमान लगा सकते हैं? आप इसकी चर्चा करें या फिर नोटबुक में लिखें। अतीत में देखें तो भारत की प्राचीन सभ्यताओं में बच्चों के विषय में कुछ उत्साहवर्धक अनुमान लगाने की भरपूर संभावना मिलती है। अब तक की खोजों में कुछ साक्ष्य मिले हैं जो हड़प्पा कालीन सभ्यता के लोगों के बच्चों एवं बचपन के प्रति संवेदनशील होने का स्पष्ट प्रमाण देते हैं। अब मुझे इस लाइन को अंडरलाइन करना है, तो अब देखोगे कि कैसे अंडरलाइन किया जाता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन करने के लिए इस पर टैप करेंगे, सिलेक्शन आ गया, इस पूरे लाइन को सिलेक्ट करेंगे और इसके बाद अंडरलाइन पे क्लिक करेंगे तो ये लाइन जो है वो अंडरलाइन हो जाएगा। खिलौनों का पाया जाना उनकी संवेदनाओं एवं जागरूकता का ही एक उदाहरण है। यहाँ भवन निर्माण से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात भी ध्यान आकर्षित करती है। हड़प्पा कालीन भवनों के मुख्य द्वार कभी भी मुख्य सड़क की ओर नहीं बनाए गए। ऐसा माना जाता है कि इसका एक मुख्य कारण बच्चों की सड़क पर चलने वाले सवारियों से सुरक्षा करना भी था। तो हड़प्पा कालीन जो मकान थे उसके जो दरवाजे थे, मेन गेट उसका जो था वो रोड की ओर नहीं था, गली में खुलता था। तो इस प्रकार से जो संरचना देखने को मिलती है तो यह इंगित करती है कि उस समय के लोग बच्चों के प्रति काफ़ी चिंतित थे उसकी सुरक्षा को लेकर के। उपरोक्त सभी तथ्य इस धारणा को और पुष्ट करते हैं कि वह समाज अपने बच्चों के पालन पोषण और शिक्षा के प्रति भी जागरूक व संवेदनशील रहा होगा। जिस सभ्यता में लोग अपने बच्चों के प्रति इतने सचेत रहे हैं, अनुमानों के आधार पर उस समाज में एक जीवंत बचपन की अपेक्षा की जा सकती है। इसके साथ साथ प्राचीन काल में रचित काव्यों, कथा कहानियों में भी उस काल के बच्चों के बचपन की छवि दिखती है। उदाहरण के तौर पर कालिदास द्वारा रचित अभिज्ञान शाकुंतलम में शकुंतला पुत्र भरत के बचपन की परिस्थितियों का वर्णन है। भरत के नाम पर ही हमारे देश का नाम भारत पड़ा, ऐसा आप लोगों ने किताबों में पढ़ा होगा। भरत के बारे में जरूर पढ़ा होगा जो बचपन में ही शेर के बच्चे के दांत गिन रहा था। हालांकि इन उदाहरणों के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना मुश्किल है कि उस समय बच्चों का बचपन बहुत खुशहाल था। प्राचीन काल की कई कथाओं में ऐसे उदाहरण भी है जहां बच्चों के बचपन पर सामाजिक दबाव काबिज है। जैसे आप महाभारत के उदाहरण से देख सकते हो कि कर्ण और एकलव्य की जो कथा है वह दिखाती है कि बच्चों के ऊपर सामाजिक दबाव था, सामाजिक विभेद, वर्ग विभेद उस समय भी था। कुछ क्रियाकलाप दिए हुए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक है कि प्राचीन काल के बाद हम बचपन के मध्ययुगीन अवधारणा को विचार करते हैं। इतिहासकार फिलिप एरिज 1962 में इन्होंने अपना कॉन्सेप्ट लिखा था। ये मानते हैं कि एक बार जब बाल्यावस्था की संस्था का अभ्युदय होना आरंभ हुआ तो समाज में वयस्कों और बच्चों के मध्य के संबंध की स्थिति बदलने लगी। बच्चों को वयस्क वास्तविकता से बचाने के क्रम में बच्चों से उन सभी असहज बातों को छिपाना शुरू किया गया जिससे बच्चों के लिए जानना अच्छा नहीं माना गया। एरिज ने चित्रों, लेखों, सामग्री आदि के विश्लेषण से निकाला कि मध्य युग से पूर्व बचपन की अवधारणा अस्तित्व में नहीं थी। अब ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट लाइन है, काफ़ी इम्पोर्टेंट कथन है और इससे संबंधित सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि बचपन में मध्ययुगीन कालीन में बचपन की अवधारणा के ऊपर टिप्पणी दें, ये सवाल पूछा जा सकता है। तो आप यहाँ पे इतिहासकार फिलिप एरिज का उदाहरण दे सकते हो कि फिलिप एरिज ने इस प्रकार से बचपन के बारे में अपना कॉन्सेप्ट दिया था, अपना विचार दिया था। ठीक है, यहाँ बचपन की अवधारणा और बच्चों के प्रति स्नेह के मायने अलग अलग हैं। बच्चे के प्रति स्नेह का अर्थ यह नहीं है कि कोई समाज उसके बचपन को मान रहा है। इस काल में शैशवावस्था को युवावस्था व वयस्कों से अलग नहीं माना जाता था, अर्थात शैशवावस्था खत्म होते ही वह वयस्क समाज से संबंधित हो जाता था। आगे चल करके धीरे धीरे
बच्चों की अपनी मिठास, सादगी व अपने नटखटपन के कारण वयस्कों के मनोरंजन एवं तनाव मुक्ति के स्रोत के रूप में नई अवधारणा प्रकट होती नजर आती है। इस समय लिखी किताबों में हमें दिखाई देता है कि माँ और परिवार के अन्य लोग बच्चों के खुश होने पर खुश रहते हैं। ऐसा माना जा सकता है कि बच्चों की उछल कूद, बोलना, सिखाना, खेलना आदि छोटी छोटी हरकतों से मिलने वाले आनंद को समाज व परिवार ने महत्व देना शुरू कर दिया था। इसी कालक्रम में उक्त अवधारणा के विरुद्ध आलोचनात्मक प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी, जिनमें बच्चों का इस तरह से पालन पोषण के दौरान अत्यंत प्रेम और खुले माहौल को गलत माना गया। कालांतर में बच्चे जो हैं वो बड़ों के बीच अपने मूर्खतापूर्ण उत्तरों के कारण परिहास का कारण बनने लगे और ऐसा लगने लगा कि वे वयस्कों के मनोरंजन के लिए बने हैं। यदि मध्यकाल में भारतीय समाज का विश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि इसके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक परिदृश्य में कई बदलाव आए, जो मुख्य रूप से भारत में बाहर के समुदाय के आगमन के कारण हुआ। इस परिस्थिति में बच्चों के विकास का संदर्भ भी बदला, जैसे उनके लालन पालन, शिक्षा दीक्षा व परिवेश से संबंधित स्थितियों में विशेष परिवर्तन हुए। बच्चों के पठन पाठन के लिए विद्यमान पहले की धार्मिक व सामुदायिक संस्थाओं के साथ साथ मकतब, मदरसों व पाठशाला का भी विकास हुआ। इसी काल में ईसाई मशीनरियों के आने से ईसाई मशीनरियों, यहाँ पे ईसाई होगा, यहाँ पे मिसप्रिंट है, ईसाई मिशनरियों के आने से बच्चों के बचपन पर प्रभाव परिलक्षित होने लगा। इसके लिए हम इसके ऊपर एक विशेष नोट तैयार कर रहे हैं। भारत में संपूर्ण शिक्षा का जो विश्लेषण है उसे मैं तैयार कर रहा हूँ। जल्द ही मैं इसे आप लोगों को प्रोवाइड करा दूंगा, जिसमें शिक्षा का ऐतिहासिक से लेकर के वर्तमान परिदृश्य में किस प्रकार से परिवर्तन हुआ है, ये सारा टॉपिक दिया हुआ है। तो मध्यकाल के उत्तरार्ध में लगभग 17वीं शताब्दी के आरंभ से वैश्विक स्तर पर बच्चों की अवधारणा में कुछ और परिवर्तन हुए। अब विचारकों का बच्चों के प्रति रुझान के कारण बच्चों से उनका स्नेह नहीं था, बल्कि बच्चों के प्रति मनोवैज्ञानिक व नैतिक चिंता थी। वे बचपन की अवधि को समझ के विकास का समय मानते थे। धीरे धीरे बच्चों के मनोविज्ञान पर टिप्पणियों का दौर भी शुरू हुआ। बचपन के भोलेपन के साथ साथ बच्चों के तर्कशीलता विकसित करने, विचारशील व्यक्तित्व का निर्माण करने पर जोर दिया गया, ताकि वे अच्छे व सभ्य नागरिक बन सकें। कुल मिलाकर देखा जाए तो मध्यकालीन समाज व्यवस्था में बाल्यावस्था की वैश्विक अवधारणा में कई स्थायी परिवर्तन हुए। हालांकि पूरे वैश्विक स्तर पर उनमें कितना परिवर्तन आया, इसकी स्पष्ट समझ बना पाना कठिन है। यहाँ मध्यकालीन समाज की वैश्विक अवधारणा को मोटे तौर पर इस रूप में भी समझा जा सकता है, जहाँ प्रायः बच्चों को उनके पिता या अभिभावक अपने नियंत्रण व सत्ता के अधीन रखने के पक्ष में थे। वहीं दूसरी ओर पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण में बच्चों को दया, करुणा, अहिंसा इत्यादि का अधिकारी माना गया। बच्चों में आत्मानुशासन, दूसरों का सम्मान करने वाला, निश्चल इत्यादि गुणों का आवश्यक समझा गया है। गहराई में देखा जाए तो बचपन की विशिष्ट चरित्र, स्नेह व दया भावना वाली अवधारणा का उद्भव परिवार में हुआ। वहीं इसके विपरीत नियंत्रण, सत्ता और अनुशासन की दूसरी अवधारणा परिवार के बाहर के स्रोतों से निकल करके आई। तो इस प्रकार से मध्यकालीन युग में हम बचपन की अवधारणा को देखते हैं। अब आते हैं वर्तमान समय में। तो वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे विचारक हुए, ऐसे मनोवैज्ञानिक हुए, ऐसे शिक्षाविद हुए, जिन्होंने बचपन के प्रति विशेष दृष्टिकोण दिया। बहुत सारे ऐसे शोध हुए जिससे बचपन के प्रति बिल्कुल एक कहें कि नया परिवर्तन हुआ, जिसमें प्रमुख मनोवैज्ञानिकों व शिक्षाविदों का नाम है मारिया मोंटेसरी, फ्रेडरिक फ्रोबेल, जिन्होंने बचपन में खेल विधि के माध्यम से शिक्षण पर जोर दिया, जॉन डीबी, जिन्होंने लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण अपनाया शिक्षा के क्षेत्र में, जीन पियाजे, जिन्होंने बचपन में सीखने के लिए संज्ञानात्मक विकास की अवस्थाओं को बताया, लेव वाइगोत्स्की, जिन्होंने बच्चों के ऊपर सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव को बताया, कुहल वर्ग, जिनके अनुसार अलग अलग प्रवृत्तियां बच्चों में अलग अलग स्तर के अनुसार होती हैं। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों का प्रादुर्भाव हुआ वर्तमान समय में 1800 ईस्वी
18वीं शताब्दी के बाद 19वीं शताब्दी से हम ले तो ज़्यादा बेटर होगा, 19वीं शताब्दी से लेकर के वर्तमान समय तक काफ़ी चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो वर्तमान समय में बाल्यावस्था के उद्भव और इतिहास का अध्ययन शुरू करने वालों ने पाया है कि बाल्यावस्था माध्यम तो घर व परिवार जैसी संस्थाएं आज जिस रूप में मिलती हैं वे कुछ महत्वपूर्ण अर्थों में न केवल स्थानीय है बल्कि उनका उद्भव हाल ही में हुआ है। अर्थात बाल्यावस्था को हम जिस रूप में जानते हैं वह न केवल एक आधुनिक आविष्कार है बल्कि उसकी प्रकृति संस्थागत है। पुराने समय में इस प्रकार से संस्थागत परिवारें नहीं हुआ करती थीं। संस्थागत बाल्यावस्था उन दृष्टिकोणों, भावनाओं, रिवाजों तथा नियमों से बंधी हुई हैं जो एक बच्चे और उसके बुजुर्गों के बीच गहरी खाई खोदते हैं। इससे बच्चों और युवाओं को अपने इर्द गिर्द तथा समाज से संपर्क स्थापित करने में कठिनाई आती है या यह संपर्क असंभव हो जाता है, और तो और वे समाज में किसी प्रकार की सक्रिय जिम्मेदार होने की या उपयोगी भूमिका नहीं निभा पाते हैं। जॉन हॉल्ट का मानना है कि आधुनिक बाल्यावस्था की संस्था, दृष्टिकोण, रीति रिवाज और आधुनिक जीवन में बच्चों से संबंधित कानून इत्यादि का निर्माण एक अनिवार्य प्रयास है जिसके अंतर्गत बच्चों का जीवन किस प्रकार है, बड़े बुजुर्ग इनके साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं, इनके जीवन के लिए क्या बेहतर हो सकता है इत्यादि ये सब प्रश्न वयस्कों ने पहली बार आधुनिक युग में सोचना प्रारंभ किया। यह स्पष्ट है कि आधुनिकता ने बच्चे एवं बचपन के प्रति हमारी समझ में व्यापक बदलाव किए हैं। तो अब हमारा यहाँ पे यह टॉपिक समाप्त होता है। अब इसके बाद हमारा एक और टॉपिक है, इसमें बच्चे, बचपन और बाल अधिकारों का संदर्भ। तो वह जो है पेज नंबर 21 से लेकर के 23 तक में है। तो अब हम उसको भी देख लेते हैं। बाकी इधर कुछ उदाहरण दिए हुए हैं, कुछ दृष्टांत के द्वारा समझाया गया है। आप इसको पढ़ करके अच्छे से समझ लें। अब बढ़ते हैं हम लोग इस क्लास के लास्ट टॉपिक की ओर, बच्चे, बचपन और बाल अधिकारों का संदर्भ। तो यह जो है F1 के पहले इकाई का लास्ट टॉपिक है और इसमें हम लोगों को मुख्य रूप से ये देखना है कि हमारे देश में, हमारे संविधान में बच्चों को कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं। तो इसमें सबसे पहली जो बात है वो है RTE एक्ट 2009 और इसके संदर्भ में एक थोड़ा सा इसका संक्षिप्त इतिहास आप जान लें। सबसे पहले जब संविधान का निर्माण हुआ था तो शिक्षा को अनुच्छेद 45 के अंतर्गत नीति निर्देशक तत्वों के अधीन रखा गया था। इसके बाद में 1976 ईस्वी में 42वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें शिक्षा को समवर्ती सूची में डाला गया। समवर्ती सूची में डालने का मतलब ये था कि शिक्षा को राज्य एवं केंद्र सरकार दोनों के अधीन रखा गया। ठीक है, पहले राज्य सरकारों के अधीन था, उसके बाद इसे समवर्ती सूची में डाला गया। केंद्र सरकार नियम बनाती थी, उसके अनुसार से राज्य सरकारों को उसका अनुपालन करना होता था। तो ये समवर्ती सूची में आ गया। इसके बाद फिर आपका 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ जिसमें अनुच्छेद 21 का जोड़ा गया और अनिवार्य एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम पे काम होना शुरू हुआ और इसमें 7 साल लग गए। 2009 में फाइनली हुआ और अप्रैल 2010 में यह जाकर के पूरे देश में लागू हुआ। तो ये RTE एक्ट 2009 है जिसके तहत 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 6 से 14 आयु वर्ग के जितने भी बच्चे होंगे उन्हें पूरे देश के सरकारी विद्यालय में मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी, किसी भी प्रकार का शुल्क नहीं लिया जाएगा। तो यह है पहला RTE एक्ट 2009 हो गया। आप यहाँ देखोगे, इसे मैंने हाईलाइट कर रखा है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 का एवं अनुच्छेद 45 में बच्चों के लिए 14 वर्ष तक की आयु का संज्ञान लिया गया है। बाल श्रम निषेध एवं नियम कानून 1986 14 वर्ष की उम्र तक के व्यक्ति को बच्चे की श्रेणी में रखता है। वहीं दूसरी ओर बागानी कृषि श्रम कानून 1957 बचपन की अवस्था को 18 वर्ष तक मानता है। भारतीय वैवाहिक कानून बाल विवाह रोकथाम अधिनियम 2006 के अनुसार 21 वर्ष से पूर्व कोई लड़का एवं 18 वर्ष से पूर्व कोई लड़की वयस्क की श्रेणी में नहीं रखी जा सकती है। बच्चों और उनके बचपन को आधुनिक समाज में बिना बाल अधिकारों के नहीं समझा जा सकता। आपने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के विषय में जरूर सुना होगा और इसके ऊपर मैंने चर्चा कर ही दी है।
अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवाधिकारों की विश्वव्यापी घोषणा की तथा सहमति व्यक्त की है कि हर व्यक्ति को जाति, वर्ण, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीतिक, राजकीय अथवा सामाजिक संपत्ति, जन्म या हैसियत जैसे किसी भी भेदभाव के बिना प्रदत्त अधिकार और स्वाधीनताएं प्राप्त हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ ने कहा है कि बचपन पर विशेष ध्यान और सहायता देने की आवश्यकता है। बच्चों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता सबसे पहले 1924 में बाल अधिकारों के बारे में जेनेवा में घोषणा की गई, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय है। संयुक्त राष्ट्र संघ की वो कौन सी इकाई है जो बच्चों के लिए काम करती है, इसके बारे में आप हमें कमेंट करके बताएं। आगे है कि इस घोषणा पत्र पर दस्तखत करने वाले देशों में भारत भी शामिल है। इनमें बच्चों की रक्षा, उनके विकास आदि के लिए कुछ बातों पर सहमति व्यक्त की गई है। तो ये कुछ अधिकार हैं। प्रमुख बाल अधिकारों को देखें यहाँ पे, जीने का अधिकार, विकास का अधिकार, संरक्षण का अधिकार, सहभागिता का अधिकार। तो ये सब जो मुख्य अधिकार हैं बच्चों को दिए गए हैं। अब भारतीय संविधान में बाल अधिकार कौन कौन से हैं इसे भी आप समझ लें। तो सबसे पहला कि 6 से 14 आयु वर्ग तक के सभी बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया हुआ है। 18 वर्ष तक की आयु के बच्चे को रोजगार में लगाने से बचाना है, यानी कि बाल श्रम निषेध कानून के तहत 18 वर्ष से जो नीचे के बच्चे हैं उन्हें जबरन या रोजगार में नहीं लगाया जा सकता है। आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हेतु उनके स्वास्थ्य की दृष्टि से अनुपयुक्त रोजगार में जबरदस्ती प्रवेश से बचाना है और स्वतंत्र एवं सम्मानजनक परिस्थितियों में स्वस्थ रूप से विकसित होने के लिए समान अवसर व सुविधाएं प्राप्त करने का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रकार से जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स होते हैं आप उसे हाईलाइट करके रखें ताकि आप तुरंत ही वहाँ पे पहुँच जाओगे और इसका नोट्स आप बनाते चलें। बच्चे देश के भविष्य हैं, इस कथन को हम अक्सर कहते हैं जब बच्चे की महत्ता को दर्शाना होता है। यदि बच्चों की अधिकारों की बात करें तो अब हमें यह समझना होगा कि बच्चे देश के वर्तमान हैं। जब हम बच्चे को देश का वर्तमान कहेंगे तभी हम उनके अधिकारों के प्रति सचेत हो पाएंगे, सजग हो पाएंगे और उन्हें उनका अधिकार दे पाएंगे। जब बच्चा वर्तमान है तो हम उसकी स्वतंत्र अवस्था को स्वीकार करते हैं तथा उनके अधिकारों की बात करते हैं। इसलिए बच्चों को भविष्य की अपेक्षित तैयारी के संदर्भ में न समझ करके हम उन्हें उनके वर्तमान संदर्भ में जानना एवं समझना चाहिए। यह दृष्टिकोण हमें बच्चों को यथार्थवादी दृष्टिकोण से समझने में मददगार होगा। एक शिक्षक या शिक्षिका के तौर पर आप अपने विद्यालय के माध्यम से बाल अधिकारों के प्रति सामाजिक चेतना को लाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं। विद्यालय के विभिन्न गतिविधियों में भी बाल अधिकारों के प्रति संवेदनशीलता लाने की जरूरत है। और विद्यालय में मैं आप लोगों को बता दूं कि बाल संसद का गठन किया जाता है, जिसमें बच्चे विभिन्न विभागों के मंत्री होते हैं, सदस्य होते हैं। मीना मंच का गठन किया जाता है जिसमें बालिकाएं अपना एक अलग टीम बनाती हैं और उनका अलग टीम वर्क होता है। तो मीना मंच और बाल संसद ये विद्यालय स्तर पर दो ऐसे संस्थाएं हैं जिसमें बच्चों की सक्रिय सहभागिता होती है। तो इस प्रकार से F1 हमारा पहला इकाई जो है F1 का यहाँ पे कंप्लीट होता है और आगे हम लोग इस तरह से क्लास जारी रखेंगे। आप लोग हमारे साथ बने रहें। ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को लाइक करें, लाइक बहुत कम मिल रहा है इधर से, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ जिनका एडमिशन DLED में हो चुका है। उन लोगों तक हमारे वीडियो पहुँचने चाहिए ताकि वे सभी इसका लाभ ले सकें। तो मिलते हैं फिर से अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक।